Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCIL एग्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गार्टनर का कॉम्पिटेंसी मॉडल। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पेन का 5 प्रोसेस मॉडल समझा दिया। अगर आपने अभी तक वो क्लियरली नहीं समझा हुआ है जाकर के उसको पूरा करके आओ, क्योंकि अब जो पेन का 5 प्रोसेस मॉडल है इसमें मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं कहीं ना कहीं आपको वो यूज निकल के आएगा ही। और आपको इवन ये जो गार्टनर का मॉडल मैं आपको समझाऊंगा उसमें भी हमें 2-3 रेफरेंस लेने पड़ेंगे, किससे? पेन के 5 पॉइंट मॉडल से। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। ये आज आपकी क्लास नंबर 23 है। इसके पहले आपने अगर 1 to 22 क्लासेस पूरी नहीं की है जा करके करके आओ और इनको एक एक क्लास तक आपको पूरा करके आना है। ठीक है ना, अगर आपने कोई क्लास लेटर से आपने क्लास नंबर 15 तक कवर कर लिया या फिर अभी आपने 22 तक कवर कर लिया, इसका मतलब है कि आपको एक एक क्लास का एक एक वर्ड मेरा पता होना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और क्लास नंबर 23 है तो खैर देखो, अब ये है अपना गार्टनर का कॉम्पिटेंसी मॉडल। अब जो गार्टनर थे ना, इन्होंने बेसिकली क्या बताया। अब गार्टनर अगर आपको पता हो, इन्होंने सीआरएम की डेफिनेशन भी दी थी और गार्टनर की एक कंपनी भी है। तो बेसिकली यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप नोट डाउन करो कि आपका जो गार्टनर ग्रुप्स है, ठीक है, इनकी जो कंपनी और बेसिकली ये कंसल्टेंसी है, ठीक है, गार्टनर ग्रुप्स, ये कहाँ पर है, कब स्टैब्लिश हुई? तो ये आपका 1979 में स्टैब्लिश की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम था गिडियन गार्टनर। ठीक है, क्या नाम था? गिडियन गार्टनर। आपको अगर याद हो, मैंने आपको डेफिनेशन दिखवाई थी। गार्टनर ने इसकी जो डेफिनेशन दी है जिसमें इन्होंने बिजनेस स्ट्रेटजी वर्ड का यूज किया था, तो वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब यहाँ पर ना एक्चुअली में जो गार्टनर की डेफिनेशन थी वो यार उतनी ही नहीं है जितनी मैंने आपको उस टाइम पे सिखाई थी सबसे पहली क्लास में। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अब बड़ी है अब आपको, लेकिन उस टाइम पे अगर मैं आपको वो पूरी डेफिनेशन बताता तो शायद मे बी आप समझ ना पाते। बेसिक डेफिनेशन तो वही है, लेकिन अब मैं आपको इन्होंने जो पूरी की पूरी प्रोसेस बताई है उस डेफिनेशन की, पूरा सीआरएम एक्चुअली में इन्होंने क्या डिफाइन किया उसके बारे में भी मैं आपको लेके चलूंगा। क्योंकि अब आप इस कंडीशन में आए हो कि अब आप उसको बहुत ही आराम से समझ पाओगे कि क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको चीज़ें यहाँ पे हमें कवर करनी होती हैं। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्टैनफोर्ड कनिकट में है इसके हेडक्वार्टर। ठीक है, किसके? आपके गार्डनर ग्रुप्स के। स्टैनफोर्ड कनिकट कहाँ पर है? ये आपका यूएसए में है। क्लियर है, कहाँ पर है? यूएसए में है। चलिए, और इसके अगर हम एज ऑफ नाउ सीईओ की बात करें तो जीन हॉल जो है इसके सीईओ हैं। कौन है भाई? जीन हॉल इसके सीईओ हैं। नाउ अगर आप बात करते हो कभी भी सीआरएम, यहाँ पे जो आपका बेसिकली गार्टनर का कॉम्पिटेंसी मॉडल है सीआरएम के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर यार जो बेसिकली गार्टनर है ना, इन्होंने यहाँ पे बात करी 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स की। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा कि किसी भी सीआरएम को सफल बनाने के लिए 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए। ठीक है, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आपके सामने ब्लॉक्स हैं। अब एक्चुअली ये जो अपने यहाँ पे गार्टनर ने ये 8 यहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स निकाले ना, ये 8 बिल्डिंग ब्लॉक कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई बहुत ही अलग से कुछ मेजर करके निकाले हो। इन्होंने बेसिकली किया क्या इन्होंने क्या किया बेसिकली, कई सारी कंपनी, अराउंड 1000+ कंपनीज का इन्होंने डेटा निकाला, उसको यहाँ पे इन्होंने एनालिसिस किया। ठीक है, एनालिसिस किया, असेसमेंट किया इसका। और इसके अलावा क्या किया इन्होंने, जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट आती है ना, उस लिस्ट में से भी इन्होंने कुछ कंपनीज को निकाला। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद ना, इन्होंने एक 8 कंपनीज को निकाला जो अलग अलग फील्ड में कंपनीज वो काम कर रही थी। और उसमें उन्होंने देखा कि एक ना एक चीज़ इन 8 कंपनियों में बेस्ट थी। जैसे किसी कंपनी का जो सीआरएम मैट्रिक्स है वो बढ़िया था, किसी कंपनी में टेक्नोलॉजी बढ़िया थी, किसी में आईटी, किसी में आपका प्रोसेस का पार्ट बढ़िया था, किसी में सीआरएम विजन अच्छा चल रहा था, किसी में स्ट्रेटजी अच्छी थी। तो उसमें इन्होंने मिलाकर के क्या किया कि इन्होंने एक यहाँ पे अपना रिजल्ट निकाला कि यार अगर ये 8 बिल्डिंग ब्लॉक किसी एक कंपनी में डाल दिए जाएं तो उस कंपनी का जो सीआरएम होगा, यानी कि उस कंपनी का जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इन फ्यूचर वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। ठीक है, आपको पता है अगर हमारा सीआरएम स्ट्रांग होगा, हम कस्टमर के साथ में अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे, रिलेशन अच्छा बना पाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। राइट, तो इन्होंने क्या किया फिर, इन्हीं इन्हीं ये जो 8 पॉइंट थे, यानी कि 8 इन्होंने यहाँ पे जो अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स निकाले। ठीक है, याद रखना ये क्या है, इनके सीआरएम मॉडल में 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा इन्होंने से। अब इसे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैंने आपको एक क्यूसीआई मॉडल भी पढ़ाया हुआ है। वो जो क्यूसीआई मॉडल था ना, उसमें बेसिकली जो था वो कस्टमर मैनेजमेंट के 8 पॉइंट थे। क्या याद है ना? इसे 8 पॉइंट बना रखे थे, ऐसा यहाँ पे ग्राफ के अंदर से एरो आ रहा था। याद है ना? चलो बताओ वो 8 पॉइंट कौन कौन से थे, याद है क्या किसी को?
कस्टमर मैनेजमेंट करने के 8 पॉइंट कौन कौन से थे मेजरमेंट वाले, ठीक है। तो ये मेजरमेंट के लिए था। और ये क्या है, इन्होंने कहा ये 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीआरएम है, यानी कि किसी भी सीआरएम के 8 बेस हैं ये, ठीक है। कौन कौन से बेस हैं, अब ये तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अरेंज किया गया बाद में, लेकिन इन्होंने जो एक्चुअली में अपना मॉडल दिया था उसमें इन्होंने ऐसे 8 पॉइंट डाल दिए थे, और उसमें हर मॉडल के अंदर इन्होंने कुछ 1 2 3 पॉइंट बताए। जैसे इसमें जो अगर हम पहले वाले पॉइंट को देखते हैं ध्यान से, तो सीआरएम विजन के अंदर इन्होंने 2 3 पॉइंट बताए, लीडरशिप, सोशल वर्थ, वैल्यू प्रोपोजिशन। फिर ये इस तरीके से कई सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे देखने में थोड़ा सा हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो, बट कोई बात नहीं, आपको पता है अल्टीमेटली हम इन सभी चीजों को समझ लेंगे। और यहाँ पर आपका जो पिछला ज्ञान है वो बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने गार्डनर वाला जो आपका कॉम्पिटेंसी मॉडल था वो इस सबसे लास्ट वाले स्लाइड में रखा है, यानी कि सबसे लास्ट में समझाने को रखा था। और यार ये जो वीडियो है ना, ये मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि पहली बार जो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करी, ये वाली वीडियो, तो वो पता नहीं उसमें क्या क्रैश हो गया, इंटरनली वीडियो क्रैश हो गई या फिर क्या हुआ है, यूट्यूब पे वो प्रोसेस नहीं हो रही है और वो अब प्ले भी नहीं हो रही है वीडियो, ठीक है। तो वो पता नहीं क्या हुआ, अब ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड करने में मुझे पता नहीं कैसा लगता है कि वही चीज़ें फिर से बार बार बताओ। तो खैर देखते हैं, और इसको यहाँ से हटाते हैं। अब देखो भाई, एक एक करके चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे। और हाँ, इसमें आपको पता चलेगा कि गार्टनर ने ना यहाँ पे बताया कि ट्रू सीआरएम, ठीक है, ट्रू सीआरएम क्या होता है। एक बार थोड़ा सा नीचे आते हैं, और यहाँ पर एक्चुअली गार्टनर ने क्या बताया कि यार ट्रू सीआरएम क्या होता है। इसके इस मॉडल को समझने के साथ साथ आपको पता चलेगा कि एक ट्रू सीआरएम का मतलब क्या होता है। एक जो आपकी सीआरएम की डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सीआरएम की, जो गार्टनर ने दी, एक बड़े एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी, कॉर्पोरेट वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। नाउ शुरू कर रहे हैं हम पहला वाला पॉइंट इसका, जो इनका पहला बिल्डिंग ब्लॉक है। याद रखना, कभी भी अगर हम गार्डनर मॉडल की बात कर रहे हैं तो ये जो 8 पॉइंट है ना, ये क्या है, 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीआरएम है, यानी कि 8 बेस हैं सीआरएम के। क्लियर हो रही है मेरी बात? और ये जो आठों है ना, यही आठों तो हैं कॉम्पिटेंसीज। ये है पहली कॉम्पिटेंसी, ये है दूसरी कॉम्पिटेंसी। यानी कि ये जो 8 बिल्डिंग ब्लॉक है, इनको बिल्डिंग ब्लॉक के साथ साथ क्या बोलते हैं, 8 कॉम्पिटेंसी। इस गार्टनर का देखो पूरा नाम मैंने क्या बोला था, गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल। यानी कि इन्होंने क्या बोला, हर एक कंपनी में ना ये 8 क्या है, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब पता है आपको? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली अचीव करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ये अगर आप 8 कॉम्पिटेंसीज लगाते हो, यानी 8 यहाँ पे इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो आपके बिजनेस में आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे, ठीक है। ये था मेन इसके बारे में इंट्रो। नाउ हम पहला वाला पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो कस्टमर विजन है, यानी कि सॉरी कस्टमर, जो आपका पहला सीआरएम विजन है, ठीक है। सीआरएम विजन में ये लीडरशिप वाला पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या कहा इसमें गार्टनर ने, सोशल वर्थ क्या है, और वैल्यू प्रपोजिशन में क्या चीज़ें इन्होंने गार्टनर ने मेनली बताई हैं। नाउ गार्टनर का जो मेन पॉइंट था वो था एक ट्रू सीआरएम को किसी भी कंपनी में स्टैब्लिश करना। तो इसी पॉइंट, इन्हीं पॉइंट के साथ आपको ट्रू सीआरएम के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। शुरू करते हैं भाई, पहला पॉइंट यहाँ पे सीआरएम विजन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सीआरएम विजन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात किसकी की गई सीआरएम विजन में, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है सीआरएम विजन आपका, इसका जो पहला पॉइंट है वो है वैल्यू प्रपोजिशन, ठीक है। क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन। अब आपके माइंड में वैल्यू प्रोपोजिशन पहले से होगी कि वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है। अब गार्डनर ने जो है वैल्यू प्रोपोजिशन को थोड़ा सा एक्सपेंड किया। एक तो बात आपको पता है वैल्यू प्रोपोजिशन में क्या होता है कि हम कस्टमर को क्या कुछ देने वाले हैं, क्या आप यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहे हो, क्या फिर या फिर आप अपनी क्या यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गई, आप क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को। और पहली बात कि सीआरएम विजन में आपका क्या होता है, कस्टमर को हमें अगर अट्रैक्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए। अगर आपने पहला वाला मॉडल अगर आपको याद हो, कौन सा वाला, पिछला वाला पेन का 5 पॉइंट मॉडल, उसमें उन्होंने स्ट्रेटजी के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी से पहले इन्होंने कहा कि यार स्ट्रेटजी से पहले एक और पॉइंट लेके आते हैं, सीआरएम विजन का। तो गार्टनर ने क्या कहा कि यार स्ट्रेटजी वगैरह तो ठीक है, लेकिन आप पहले डिसाइड करो कि आप कस्टमर को क्या देने वाले हो, क्या कुछ आप प्लान कर रहे हो, ठीक है तो ये लमसम स्ट्रेटजी जैसे ही कस्टमर स्ट्रेटजी जो होती है ना, थोड़ा सा वैसा है, लेकिन उससे जस्ट थोड़ा इनिशियल स्टेप है उसका भी ये, कि हम पहले सोच रहे हैं, विजन बना रहे हैं कि हम यहाँ पे कस्टमर को क्या कुछ देने वाले हैं, कैसी हमारी लीडरशिप होनी चाहिए। और इसको मैं अभी आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा तो आपको पता चलेगा गार्टनर जो है वो थोड़ा सा एक अलग एस्पेक्ट में बातें करने लग रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, कस्टमर को आप जो भी प्रोडक्ट देने वाले हो, सर्विस देने वाले हो, ये क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे कंप्लीटली ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सप्लायर है,
ठीक है। आपका सप्लायर जो है उसकी एबिलिटीज क्या है, ठीक है, उसका आपको एनालिसिस होना चाहिए, यानी कि आपके विजन में ये होना चाहिए कि आपका जो सप्लायर है उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप जो है अपने कस्टमर को प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड करो, या फिर उसको जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो दो। और जो भी चीज़ आप यहाँ पे कस्टमर को ऑफर कर रहे हो वो चीज़ आपकी कैसी होनी चाहिए आपका पूरे मार्केट में। जैसे लेटेस्ट से यहाँ पे एक मेरी एसी की कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट में ए बी सी डी इतनी कंपनी ऑलरेडी है, और मेरी कंपनी यहाँ पे सपोज करो पी कंपनी आ गई। तो ये जो मैं मार्केट में अब कस्टमर को जो भी चीज़ देने वाला हूँ ना वो थोड़ी सी अलग हटके होनी चाहिए ना, तभी तो मैं इन चारों से कॉम्पीट कर पाऊंगा और मेरा जो मार्केट में स्टैंड अप है वो थोड़ा अलग दिखेगा। हाँ कि नहीं? तो इन्होंने बोला कि आप जो भी वैल्यू प्रपोजिशन देने जा रहे हो आपके विजन में होना चाहिए कि मार्केट में जो है ये सभी चीज़ें प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर मैं अपना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चीज़ें अपने कॉम्पिटिटर से हटके क्या देने लग रहा हूँ, या फिर मेरे प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें मैं फ्री दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, या फिर मैं जो सर्विसेज हैं उस प्रोडक्ट के साथ में जो फ्यूचर सर्विसेज हैं वो मैं कैसी दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम की दे रहा हूँ, या फिर मैंने अपने प्रोडक्ट में और भी अच्छी चीज़ें लगा रखी हैं। सपोज करो मैं एसी बेच रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डुअल इन्वर्टर एसी बेचना स्टार्ट किया। मैंने कहा अरे भाई मेरा जो है डुअल इन्वर्टर एसी है, इससे क्या होगा आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ी सी कम कंज्यूम होगी, प्राइस मेरे एसी की थोड़ी सी लो है, एंड इवन मैं आपको सर्विसेज भी 5 ईयर की प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कितनी? 5 ईयर की। तो ये चीज़ हो गई कि मेरे साथ में जो मेरे कॉम्पिटिटर थे उनसे मैंने थोड़ा सा अलग यहाँ पे ऑफरिंग दे दी। और मैंने और क्या बोल दिया कि इसके साथ में अगर आप हमारा ये एसी लेते हो तो आप अगर हमारा फ्रिज लेना पसंद करोगे तो हम उस पर आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ का ऑफ भी दे देंगे। तो इससे मेरा क्या हुआ, मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे थोड़ा सा रिटेन भी कर लिया, अगले अगले प्रोडक्ट के लिए उसको क्या करवा दिया मैंने, क्रॉस सेलिंग भी थोड़ी सी करवा दी अगले टाइम के लिए। और फिर मेरा वो कस्टमर बन भी जाएगा, अगर मैं अच्छी प्रोडक्ट दूंगा, अच्छा सर्विस दूंगा, तो अगली बार वो ऑफकोर्स जो फ्रिज लेना पसंद करेगा वो मेरा ही फ्रिज लेना पसंद करेगा। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? तो खैर ये चीजें हैं। तो इसने इसमें यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गार्टनर ने कि वैल्यू प्रोपोजिशन आपका कैसा होना चाहिए, सबसे हटके होना चाहिए। ये तो है पहली, ये हो गई आपकी एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि आपकी सप्लायर की एबिलिटीज के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपकी जो कंपनी है उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका पूरा का पूरा प्रपोजिशन, आपको पहले से ये सोच के रखना है, ठीक है। एक बात हो गई आपकी ये। अब दूसरी बात देखो, यहां पर इन्होंने एक लाइन और यूज करी जब इन्होंने इस मॉडल को दिया। तो इन्होंने देखो एक लाइन क्या यूज की थी, अच्छे से पहले नोट डाउन करना, फिर मैं आपको इसे समझाता हूं। इन्होंने क्या लिखा कि जो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है, वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो आपकी बैकअप, वो उसका जो है, वेट अ सेकेंड, ये यार पेन को क्या हो गया, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा, एक सेकंड इसका चेंज करते हैं। हाँ, तो वैल्यू प्रपोजिशन नीड्स, ठीक है, वैल्यू प्रपोजिशन नीड्स टू बी सपोर्टेड विथ, देखो क्या होना चाहिए, आपका जो वैल्यू प्रपोजिशन है ना उस पर सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्टेड विथ अप्रोप्रिएट, यानी कि जो आपकी एक कंपनी है उसमें अप्रोप्रिएट क्या होनी चाहिए, कॉर्पोरेट वैल्यूज। तो यहाँ पर जब इन्होंने इस लाइन का यूज किया ना तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस कॉर्पोरेट वैल्यू को समझना कि ये कॉर्पोरेट वैल्यूज क्या होती हैं। यहाँ पे देखो बात क्या है ना, ये मॉडल्स पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इन मॉडल में ना अलग अलग वर्डिंग यूज हुई है, अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं। तो आपकी एक तो ये सोचने की जो क्षमता है या फिर आपका जो चीजों को देखने का एक तरीका है वो आपका ये ब्रॉड करेगा, सीआरएम को समझने में हेल्प करेगा। दूसरी बात, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉर्पोरेट वैल्यू से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा। अब बेसिकली इन्होंने एक, देखो मैंने आपको वैल्यू प्रपोजिशन के तीन यहाँ पे आपको मैंने यहाँ एक तरीके से फेज दिखाया। पहला फेज सप्लायर की क्या होनी चाहिए, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा फेज मैंने इसका दिखाया कि भाई आपको थोड़ी सी ज्यादा चीजें फिर थोड़ा सा अलग अपना प्रोडक्ट लेकर के आना है, वैल्यू प्रपोजिशन थोड़ी अलग देनी है कॉम्पिटिटर से। तीसरी बात यहाँ पर हो रही है कि आपको जो आपका वैल्यू प्रपोजिशन है वो सपोर्टेड होना चाहिए कॉर्पोरेट वैल्यूज से। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कॉर्पोरेट वैल्यूज क्या होती हैं। कॉर्पोरेट वैल्यूज का मतलब कंपनी वैल्यूज, ठीक है। तो कंपनी वैल्यूज बोल दो या फिर कॉर्पोरेट वैल्यूज बोल दो, ये एक ही बात होती है, राइट। या फिर इनको कोर वैल्यूज भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोर वैल्यूज भी इनको बोला जाता है, क्लियर है। तो अब देखो बेसिकली ये क्या होता है ना, इनको बोला जाता है डीएनए ऑफ अ कंपनी। ये जो वैल्यूज होती है ना इनको बोला जाता है डीएनए ऑफ अ कंपनी। तो गार्डनर के बोलने का जो मतलब था ना वो काफी यार डीप था। इन्होंने क्या बोला, आप जो प्रोडक्ट देने जा रहे हो अपने अगले कस्टमर को उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपके क्या होने चाहिए, आपके कॉर्पोरेट वैल्यूज होने चाहिए। अच्छा, आपने कहा आप किसी भी कंपनी में अगर एंटर करोगे, आप किसी कंपनी का ऑफिस में एंटर करना, तो आप वहाँ पे कई सारे वॉल पे जो है आप फ्रेम में कुछ
क्योट्स लिखे आप वहां पे देखोगे तो वो क्योट्स ना बहुत ही सोच समझ के डिसाइड किए जाते हैं। आपकी जिस प्रकार की कंपनी होगी, जिस टाइप की कंपनी होगी, उस टाइप के वहां पे वो क्योट्स डाले जाते हैं। अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, कोर वैल्यूज होती हैं। इसकी मैं आपको एक बार प्रॉपर डेफिनेशन लिखाता हूँ, ठीक है ना। ये डेफिनेशन लिख लो क्योंकि क्वेश्चन भी सीधा बनेगा और आपको समझने में फिर थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। तो लिखो, दीज आर द सेट ऑफ, ये क्या होते हैं भाई, सेट होते हैं किसका, सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स। गाइडिंग प्रिंसिपल्स किसका सेट होते हैं भाई, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का सेट होते हैं, राइट। एंड फंडामेंटल बिलीव्स, एंड फंडामेंटल बिलीव्स, बिलीव्स, ठीक है। अब क्या होगा, दैट हेल्प अ ग्रुप ऑफ, दैट एक बार इसको लिख लो फिर समझाता हूं। दैट हेल्प अ, क्या हो जाएगा, मैंने दीज आर द सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल बिलीफ दैट हेल्प अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। यानी कि पीपल क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पर आपको जितनी भी बातें बताई है ना, मैंने क्या बोला, एक एक वर्ड पे ध्यान देना। ये पीपल वर्ड का मतलब क्या होता है, इतने सारे मॉडल से मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। पीपल वर्ड का मतलब होता है एम्प्लॉईज, ठीक है ना, जो आपके कंपनी में लोग काम कर रहे हैं। याद है ना, पीपल एंड प्रोसेस, प्रोसेस में आपका सारा का सारा सॉफ्टवेयर और टेक्निकल वाला काम आ जाता है, पीपल में आपके एम्प्लॉईज होते हैं। ध्यान रखना, कभी भी सीआरएम में या फिर मार्केटिंग में मैंने पीपल बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा, एम्प्लॉईज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पीपल फंक्शन टुगेदर, क्या हो जाएगा, फंक्शन टुगेदर, साथ मिलकर के फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन टुगेदर एज अ टीम होना चाहिए, ठीक है। एज अ टीम यानी कि एक टीम की तरह काम करना होता है। एंड वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन बिजनेस गोल, ठीक है। ये हो जाती है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब थोड़ा सा समझना क्या लिखवाया मैंने। ये जो आपकी कंपनी वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज हैं या फिर कॉर्पोरेट वैल्यूज हैं, ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स का सेट है या फिर फंडामेंटल बिलीफ है, जिससे कि आपके जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो एक टीम की तरह फंक्शन कर पाए और जो आपकी पूरी कंपनी का एक प्रॉपर बिजनेस गोल है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको ऐसे कुछ प्रिंसिपल देने होते हैं अपनी कंपनी के लिए, जिससे कि अगर एम्प्लॉय परेशान हो रहा है तो वो इन प्रिंसिपल्स को देखे कि मेरी कंपनी के तो प्रिंसिपल्स ये हैं कि यार जो हमारा कस्टमर है उसे परेशान नहीं करना, क्योंकि हम कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके सारे के सारे जो भी डाउट आ रहे हैं, अगर उसे कुछ दिक्कत हो रही है, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो उसे हम सॉल्व करें। अलग अलग मैंने आपको एक्रोनिम्स बताए थे ना, एक लार्क बताया था, तो बताओ जरा लार्क का यूज हम कब करते हैं, तो आपके जो पीपल हैं यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको एज अ टीम काम करना आना चाहिए, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एज अ टीम उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकें। नहीं तो होगा क्या कि आप जो वैल्यू प्रपोजिशन देने जा रहे हो ना, वो आपकी प्रॉपरली जा ही नहीं पाएगी अगर आपकी जो कंपनी के जो कॉर्पोरेट वैल्यूज हैं या फिर जो कोर वैल्यूज हैं वही डिफाइंड नहीं होंगे या फिर अप्रोप्रिएट नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा कि यार आप जो भी वैल्यू प्रपोजिशन देने जा रहे हो ना, पहले से विजन बना लो कि मैं ये वैल्यू प्रपोजिशन दूंगा उन लोगों को, उसके हिसाब से आप अपने कॉर्पोरेट वैल्यूज को यहाँ पे क्या करो, डिसाइड करो, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने पॉइंट ये निकाल के बाहर रखा और काफी ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने ये पॉइंट लेके आए, तो समझ में आ रहा है अब कि ये जो आपका सीआरएम विजन है इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट ये वैल्यू प्रपोजिशन को क्यों उठाया हुआ है। आई होप ये क्लैरिफाई हो गया होगा, है ना, फटाफट से हाँ बोलो। चलो अब इसमें दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है। देखो दूसरा पॉइंट इसमें किसका आता है, लीडरशिप का। दूसरा पॉइंट आता है लीडरशिप का। अच्छा ये जो है आपको थोड़ी सी बात क्लैरिफाइड हो रही होगी अगर आप यहाँ पे, जो मैंने आपको एक मॉडल बताया था लिंकेज मॉडल, ठीक है, कौन सा मॉडल बताया था, लिंकेज मॉडल बताया था। उसमें मैंने क्या बोला था, लीडरशिप जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है आपके एम्प्लॉयज को, और लीडरशिप को इन्फ्लुएंस कौन करेगा, जो आपकी कॉर्पोरेट वैल्यूज होंगी ना। ये जो कॉर्पोरेट वैल्यूज होती हैं, कंपनी वैल्यूज, कोर वैल्यूज, डीएनए है जो आपकी कंपनी का, वही तो उस लीडर के अंदर आएगा, और जो उस लीडर के अंदर आएगा वो उस एम्प्लॉय के अंदर आएगा, अगर एम्प्लॉय के अंदर आएगा तो वही आपके कस्टमर पे रिफ्लेक्ट होगा। कस्टमर अगर खुश हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, आपकी कंपनी को रेवेन्यू देगा। यानी कि यहाँ पे चीज आप देख रहे हो कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, कॉर्पोरेट वैल्यूज अगर आपकी अप्रोप्रिएट हैं तो आप चीज अपनी प्रॉपर दे पाओगे। यानी कि जो आपकी सर्विसेज है, आपका एम्प्लॉय अगर कोई सर्विस दे रहे हो तो वो सर्विस अच्छी दे पाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो आपके जो प्रोडक्शन वाला एरिया है, सप्लायर वाला एरिया है, वो अच्छा अपनी सप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो इससे आपका कस्टमर खुश होगा, कस्टमर खुश होगा तो वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा कंपनी को, कंपनी को प्रॉफिट मतलब शेयर होल्डर को प्रॉफिट। और याद आ रहा है कल मैंने क्या समझाया था, शेयर होल्डर को प्रॉफिट यानी कि कंपनी के पास वो और पैसा लगाएगा और इन्वेस्टमेंट देगा कंपनी को। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो पा रही है क्या बात, ये ना बड़ी ही मतलब बहुत ही सीधा साइकिल में चल रही है सारी की सारी चीजें, ठीक है।
चलो, अब आई होप आपके माइंड में ना पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। मैंने लिंकेज मॉडल में आपका बस एक पॉइंट और जैसे ही चिपका दिया कॉर्पोरेट वैल्यू स्टार्टिंग में, तो आपको क्लैरिफाई हो गया कॉर्पोरेट वैल्यू से कैसे चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं, राइट। चलो, अब हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की। तो इन्होंने लीडरशिप के बारे में ना थोड़ी सी अलग बात कही। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको रियल सीआरएम अचीव करना है ना, क्या बोला इन्होंने, रियल सीआरएम अचीव करना है तो बात को ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या कहा कि यार ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी जो है ना, आप इस कंपनी का जो आपका कस्टमर केयर वाला हिस्सा है, ठीक है, यानी कस्टमर केयर वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया, वेट अ सेकेंड, देखो यहां पर इन्होंने ये कहा कि ऐसा ना करो कि आप अकेला जो आपका कस्टमर केयर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो कंसल्टेंट्स हैं आपके, ठीक है, जो आपकी कंपनी के कंसल्टेंट्स हैं ना, वो उन लोगों को ऐसा ना हो कि आप बस कस्टमर केयर वाले पार्ट में क्या करो, सीआरएम अप्लाई कर दो, इन लोगों को सिखा दो कि सीआरएम क्या होता है, या फिर कंसल्टेंट को अकेले आता हो कि सीआरएम क्या होता है। तो इससे आपकी कंपनी में ना पूरा का पूरा कंपनी में सीआरएम अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात को थोड़ा सा समझना, 2-4 मिनट सुनना बात को, फिर आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आएगी। इन्होंने क्या बोला कि यार ये जो सीआरएम है ना, इसकी जानकारी जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, या फिर जो बोर्ड होता है ना, मेंबर्स का जो बोर्ड होता है, इस बोर्ड में या तो सभी को जानकारी हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन इस बोर्ड में एक ना एक ऐसा मेंबर होना चाहिए, यानी कि सबसे हाईयर लेवल पे जो कंपनी का होता है ना मेंबर, उसमें से एक मेंबर तो ऐसा होना चाहिए जिसे सीआरएम की पूरी जानकारी हो। अब अगर उसे सीआरएम की जानकारी होगी ना, तो वो सीआरएम को ना अलग अलग एस्पेक्ट में अप्लाई कर पाएगा। आपको पता है अगर कोई कंपनी होती है तो उसमें अलग कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपका एक सर्विसिंग वाला डिपार्टमेंट होगा, एक आपका सेल्स वाला डिपार्टमेंट होगा, एक आपका कस्टमर की प्रॉब्लम को लेके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स का डिपार्टमेंट होगा, एक आपका यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट होगा। तो कई सारे दुनिया जहान के डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो अपर मेंबर यहाँ पे अपर बैठा है ना, तो ये सीआरएम आपका यहाँ भी लगाएगा, यहाँ भी लगाएगा, हर ब्रांच में ये सीआरएम लगाएगा। और अगर एक कंपनी में हम हर ब्रांच में जब सीआरएम लगाते हैं, यानी कि पूरी कंपनी में सीआरएम लगा रहे होते हैं ना, तभी वो कहलाता है रियल सीआरएम, ठीक है ना। अगर कंपनी की हर ब्रांच में सीआरएम लगाया लगाया जा रहा है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग के लेवल से लेकर के आप सप्लायर तक, पूरा का पूरा अगर इस पूरे लेवल में सीआरएम लगाया जा रहा है, यानी कि हम हर लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, कस्टमर से जो हमें सीके मिला है, कस्टमर नॉलेज वैल्यू मिली है, उसे हम इंप्लीमेंट करें मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे अगली बार। और अगर हमें कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग के लेवल से ही शुरू होगा। और अगर हमारी सर्विसेज की कंपनी है तो क्या करेंगे हम, वो सर्विसेज भी रूट लेवल से तभी आएगी जब हम हर लेवल पे यहाँ पे सीआरएम को अप्लाई कर रहे होंगे। और अगर जब ऊपर वाले लीडर को यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी कि भाई सीआरएम क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होगी, कैसे अप्लाई किया जाता है, तभी वो हर ब्रांच में अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है क्या। और ये फिर जो इसका सीआरएम बनेगा ना, ये पूरी कंपनी के लिए कंपनी स्पेसिफिक सीआरएम बना पाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि सीआरएम जो है ना, वो हर कंपनी का अलग अलग होता है, अलग अलग मॉडल कंपनी अपनाएगी, या फिर वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कई सारे मॉडल को इंटीग्रेट करके भी लगा सकती है। मतलब आपकी कंपनी किस एरिया में डील कर रही है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा अगर आपका बोर्ड लेवल पे, ठीक है ना, क्या होगा बोर्ड लेवल पे अगर आपका कोई बंदा सीआरएम बढ़िया से अप्लाई कर रहा है, तो जो पूरी की पूरी कंपनी में सीआरएम अप्लाई हो रहा है ना, वो कैसा होगा, कंपनी स्पेसिफिक होगा। कैसा होगा, कंपनी स्पेसिफिक होगा। नहीं तो क्या होता है, अक्सर जो छोटी कंपनीज होती है ना, वो इस चीज को नहीं समझ पाती, और जो सीआरएम वो अप्लाई करती हैं वो इस लेवल पे करते हैं कि भाई जो सेल्स वाला एरिया हो गया, सेल्स को लेके मार्केटिंग से जोड़ दो, मार्केटिंग को लेके आप अपना ये मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, और जो आपका कस्टमर केयर हो गया, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो। सबको लगता है कि भाई यही होता है कस्टमर, आपका जो सीआरएम होता है वो इन्हीं 3 लेवल पे होता है। इन 3 लेवल पे तो सबसे बड़े लेवल पे होता है सीआरएम, लेकिन किसी कंपनी में आपका हर लेवल पे, क्योंकि एक कंपनी किस लिए काम कर रही है, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर सर्विस बेचने के लिए ही तो काम कर रही है, यानी कि उसका हर लेवल पे सीआरएम होना चाहिए ना। तो यही चीज यहाँ पे गार्टनर ने समझाई कि अरे बोर्ड लेवल पे यहाँ पे आपका एक मेंबर हो जो कि अपनी बात को समझा सके, यानी कि जो अपर लेवल पे डिसीजन लिए जा रहे हैं ना आपकी कंपनी के, उनमें भी आपका सीआरएम ध्यान में रखा जाना चाहिए। सीआरएम को आप व्यू में रखें, तभी कुछ कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस को लें। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि अगर ऐसा होता है तो दिस इज द मोस्ट फर्टाइल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल इन्वायरमेंट फॉर सीआरएम। ये क्या होता है, सबसे फर्टाइल इन्वायरमेंट होता है सीआरएम के लिए, यानी कि इस इन्वायरमेंट में जो सीआरएम है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें एक मेंबर बोर्ड में बैठा है, अपनी बातें वो बोर्ड को समझा पा रहा है। अब सोचो अगर इसी लेवल पे आपका सीआरएम काम कर रहा है, तो सीआरएम की इंफॉर्मेशन या फिर सीआरएम के बारे में डिस्कशन ही नहीं होगा इस बोर्ड में। ठीक है,
तो ये चीज़ें इन्होंने बताई। और क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्वेशन करके बताया था ये सब, तो जिस कंपनी में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बोर्ड में एक ना एक सीआरएम का मेंबर बैठा हुआ है, तो उस कंपनी का जो सीआरएम है काफ़ी मजबूत है और फ्यूचर स्ट्रांग होता है वो, ठीक है? यानी कि लॉन्ग टर्म सीआरएम भी होता है ये, ठीक है? तो अब आपको आई होप कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा होगा कि सर ट्रू सीआरएम क्या होता है, समझ पा रहे हो ट्रू सीआरएम क्या होता है? इससे रिलेटेड अगर कभी कुछ क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में घुमाए ना, आप बस मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। मैंने क्या बोला, ट्रू सीआरएम वो सीआरएम है जो कि आपके कंपनी के हर लेवल पे काम करेगा, ठीक है? चलो, और अब इसका जो दूसरा एस्पेक्ट निकल के आता है वो आपका बोर्ड में तो यहाँ पे डिस्कस करेगा ही करेगा। दूसरी बात क्या है कि वो आपका अपर लेवल पे एक सीआरएम का बैठा हुआ है, वो क्या करेगा यहाँ पे सभी के सभी लोगों को इंस्पायर भी करेगा। क्या करेगा? इंस्पायर करेगा। अब याद आ रहा है ना आपको? अगर सर्विस प्रॉफिट चेन याद हो, मैंने आपको क्या कराई थी? सर्विस प्रॉफिट चेन कराई थी। तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे अगर लीडरशिप में आपका जो बैठा हुआ है वो इंस्पायर करेगा इन लोगों को, किसको लेकर के? सीआरएम को। यानी कि वो बार बार बोलेगा यार कस्टमर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा ऐसा करना है हमें। वो बार बार बोलेगा तो एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉइज भी यहाँ पे अगर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस रहेंगे, यानी कि उनके ऊपर पॉजिटिव असर आ रहा है कि ठीक है यार हमें पॉजिटिव दे रहे हैं, अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, तो वो लोग और भी अच्छे से जो है जो भी लोग हैं उनको अच्छा यहाँ पे क्या दे पाएंगे? सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाएंगे कस्टमर्स को। और इससे अल्टीमेटली फिर वही कहानी, अब तो सबको समझ में आ गया होगा। तो बस वही है सर्विस प्रॉफिट चेन मॉडल, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रू सीआरएम की। आपको मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है? ट्रू सीआरएम की डेफिनेशन लिखो। ट्रू सीआरएम क्या होता है ये आपका? ट्रू सीआरएम इज एन इंटरप्राइज वाइड, ठीक है, इज एन एंटरप्राइज एंटरप्राइज वाइड, यानी कि पूरे एंटरप्राइज में लगाना है हमें, यानी कि हमारी जो भी कंपनी है एंटरप्राइज है उसको पूरे एंटरप्राइज को कवर करना है। एंटरप्राइज वाइड इनिशिएटिव है ये आपका, इनिशिएटिव, ठीक है? इनिशिएटिव है इन विच एंटरप्राइज नोज, इन विच एंटरप्राइज नोज, यानी कि आपकी जो कंपनी है उसमें उस कंपनी को एंटरप्राइज क्या हो गया? एंटरप्राइज नोज, ठीक है ना? यानी कि जो आपकी एंटरप्राइज है या फिर कंपनी, उसे पता होता है, क्या पता होता है? हाउ दे वांट टू मैनेज, हाउ दे वांट टू मैनेज मैनेज सीआरएम फॉर द कंपनी, सीआरएम फॉर द एंटरप्राइज, ठीक है? अगर हम पूरी कंपनी की बात करते हैं तो उसमें हम पूरा एंटरप्राइज वर्ड यूज कर लेते हैं, फॉर द एंटरप्राइज। या फिर आपको मैनेज क्या करना है? एक तो सीआरएम फॉर कंपनी हो गया, दूसरा आपका कस्टमर वैल्यू, ठीक है? क्या हो जाता है? कस्टमर वैल्यू को आपको कैसे मैनेज करना है? फिर आ जाता है कस्टमर की वैल्यू और उसकी लॉयल्टी, यानी कि हमें कस्टमर की जो लॉयल्टी मिलने वाली है, कस्टमर की वैल्यू मिलने वाली है, उसे हमें पूरा अपने एंटरप्राइज लेवल पे किस तरीके से यूज करना है, कैसे कैसे पॉइंट्स उसको बढ़ाना भी है, ठीक है ना? एंड पुट, देखो क्या बोला मैंने आपको, बढ़ाना भी है तो क्या हो जाएगा? एंड पुट ऑल रेलेवेंट एंड पुट ऑल रेलेवेंट कैपेबिलिटीज, रेलेवेंट कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, ठीक है? क्या करना है हमें? जो भी आपकी रेलेवेंट कैपेबिलिटीज है उन्हें लगाना है इन प्लेस, यानी कि जगह पे, टू अचीव द गोल, इन प्लेस टू अचीव दैट गोल, यानी कि हमें जो कस्टमर की लॉयलिटी है वो अचीव करनी है, कस्टमर की वैल्यू अचीव करनी है, अपनी कुछ बनानी है। क्योंकि यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? याद हो तो हम यहाँ पे कस्टमर सॉरी सीआरएम विजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक विजन पहले से बनाना होता है, पूरा का पूरा अपना प्लान लेके चलना है। तभी तो हम पहले से बोर्ड में अपना सीआरएम का कोई ऐसा एक बंदा बैठाएंगे जिसे सीआरएम के बारे में पता हो, सो दैट हमारा पूरे एंटरप्राइज लेवल पे हम अपना सीआरएम को लगा पाए। कस्टमर वैल्यू को कैसे अचीव करना है और लॉयल्टी को कैसे अचीव करना है, उनमें हमें क्या उनको मैनेज कैसे करना है और इन फ्यूचर, ठीक है? तो ये सभी चीजें आपकी बताई गई ट्रू सीआरएम में। क्लियर हो पा रही है बात क्या अब? हाँ जी। चलो, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो ट्रू सीआरएम हो गया अपना। और देखो, अच्छा ये देखो यहाँ पर आपका ये जो सीआरएम मैट्रिक्स है, ये आपको मैट्रिक्स देख करके याद आ रहा होगा कुछ, है ना? पिछली वाली क्लास में ही मैंने आपको सारे मैट्रिक्स बताए हुए हैं। तो बस वही आपका मेन इसमें कोर होता है मैट्रिक्स का। खैर वो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया? दो पॉइंट्स बताए सीआरएम विजन में। लीडरशिप क्या हो गया, सो आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या हो गया। अब आपको यहाँ पे सीआरएम विजन में तीसरा पॉइंट और दिख रहा होगा, सोशल वर्थ। अब मैं आपको कंपनीज का एक और यहाँ पे एक एंगल दिखाने वाला हूँ सोशल वर्थ का, कि इन्होंने सोशल वर्थ के बारे में क्या बोला है, सोशल वर्थ वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है ना? सोशल वर्थ क्वेश्चन ना, एक्चुअली बात क्या है कि ये जो गार्टनर का मॉडल है, ये कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मॉडल नहीं है, ये बस आपके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि कुछ बेसिक्स हैं किसी भी मॉडल के लिए। इन्हें हम इंटीग्रेट करके भी लगा सकते हैं। और इसमें जो है आपका सोशल वर्थ, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल वर्थ,
ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछे गार्टनर का मॉडल है या ये है वो है, सीधा मीनिंग पूछ लेगा सोशल वर्थ क्या होता है। ठीक है, तो बात यह है कि इन्होंने अलग अलग पॉइंट उठा दिया और यहाँ से अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते हैं। खैर, आते हैं आते हैं यहाँ पे सोशल वर्थ के ऊपर। तो यार अब बात को समझना, मतलब बड़ी ही प्यारी सी बात है, आपके माइंड में अब एक और एस्पेक्ट घुसेगा कि इन्होंने क्या बताया कि आपका जो सीआरएम विजन आप बनाने जा रहे हो उसमें आपने प्रपोजिशन देख लिया, चलो कस्टमर को खुश भी कर लिया, लेकिन कस्टमर को आपको अट्रैक्ट अपने वैल्यू प्रपोजिशन से तो करना ही करना है। यानी कि आपकी वैल्यू प्रपोजिशन तो ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को फायदा मिले, उसे लगे कि हाँ भाई कॉम्पिटिटर के बदले ये बंदा बढ़िया है। जो जब मार्केट में आपका ये कौन सा फ़ोन है, क्या बोलते हैं यार इसको, चाइनीज फोन है, रेडमी है ना, रेडमी है, रियलमी है, तो ये जो रेडमी फोन है ना, ये मार्केट में इतना क्यों छा गया? क्योंकि इसका वैल्यू प्रपोजिशन बहुत अच्छा था। नाउ सोशल वर्थ का मतलब क्या होता है? इन्होंने कहा कि अगर आपका कोई स्टार्टअप है, यानी कि अगर आप स्टार्टअप छोड़ो, कोई बिजनेस है, आपका कंपनी है, तो उसके साथ आपको एक ना एक यहाँ पर क्या एसोसिएटेड आपका होना चाहिए कि आपकी कंपनी सोशल इम्पैक्ट डाल रही है लोगों पे, ठीक है ना, यानी कि सोसाइटी में हेल्प कर रही है। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ कंपनीज बोलती हैं कि जैसे पीएनजी ग्रुप हो गया, तो वो क्या बोलता है कि यहाँ पे आपने वो सर्व शिक्षा अभियान वाली एडवर्टीजमेंट देखी होगी ना, उसमें बोलते हैं कि स्कूल बना रहे हैं, अगर आप हमारा प्रोडक्ट लोगे तो हम स्कूल के लिए पैसा दे रहे हैं, इस मिशन में हम अपना पैसा देते हैं सर्व शिक्षा अभियान में, तो वहां पर हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि अरे ये कंपनी तो रियली में अच्छा काम कर रही है, इसका वैल्यू प्रपोजिशन तो अच्छा है ही सही, लेकिन सोशल कॉज यानी कि एक सोशल इम्पैक्ट डाल रही है। इससे क्या बढ़ता है आपका, जब कस्टमर के दिमाग में ये सब जाता है तो एक पॉजिटिव क्या बनता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनता है। ठीक है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनेगा तो क्या होगा, कस्टमर को वर्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्चुअल सीएक्स। यानी कि जब वर्चुअल, अब याद आ रहा है ना ये सब क्यों एसोसिएट हो रहा है, वर्चुअल सीएक्स से सिखा चुका हूं ना आपको, कौन से मॉडल में सिखाया था बताओ, चलो कमेंट करके। हमने वर्चुअल और रियल कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में कहाँ पढ़ा था? ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, कस्टमर बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर एक भावना उठेगी कि यार एक चलो ठीक है इस कंपनी से ले ही लेते हैं। आपकी कॉस्टिंग भले ही अगले कंपनी से 20-50 रुपए ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन तब भी कस्टमर आपकी ही चीज़ लेना प्रेफर करेगा। तो अलग अलग कंपनीज क्या करती हैं, कोई कंपनी डाल देती है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है, प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, कर लिखे क्या देती है, मतलब करती भी हैं कि आप अपने, अब होता भी है ऐसा कि कंपनीज क्या करती हैं, अपनी कमाई का काफ़ी कुछ हिस्सा, यानी कि थोड़ा बहुत हिस्सा तो कर ही देती हैं, डोनेट वगैरह करती हैं या फिर कुछ एनजीओ चलाती रहती हैं, जिससे कि एक उनकी इसके पीछे ना सबसे पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया कि इससे क्या होगा, कस्टमर आपका अट्रैक्ट होगा। ठीक है, कस्टमर आपका क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक, चलो अब आपको बताता हूँ सोशल वर्थ में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ह्यूमनिटेरियन इश्यूज हो गए, ठीक है, कुछ आपका आपने ह्यूमनिटेरियन, ठीक है, आपने क्या किया, लोगों की भलाई के लिए कुछ काम कर दिया। ठीक है, या फिर आपने एजुकेशन पे कुछ डाल दिया कि हमारी कंपनी से अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो उसका हम 20% हिस्सा एजुकेशन पे लगाएंगे बच्चों की। या फिर ऐसा होगा कि कुछ बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं उनके लिए हम पैसा देंगे। तो ऐसा कुछ ना कुछ आप अपना अगर कोई इम्पैक्ट डालते हो, क्या डाल रहे हैं हम टोटल मिला के यहाँ पर एक अपना सोशल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें करके एक सोशल इम्पैक्ट डालोगे, क्या होगा भाई, एक आपका यहाँ पे अलग से इमेज बनेगी, और वो जो इमेज बनेगी ना वही कहलाती है सोशल वर्थ। ठीक है, क्या बनेगी, आपकी एक सोशल वर्थ बनेगी आपकी कंपनी की, और जिस कंपनी की सोशल वर्थ होती है ना, वो कंपनी नीचे जल्दी से मिटती नहीं है। ठीक है ना, जिस कंपनी का सोशल वर्थ होगा, नाम अच्छा होगा, और वो वैल्यू प्रपोजिशन अच्छा दे रही है ना, तो वो कंपनी नीचे नहीं जाती है। ये अब देखना, गार्डनर का जो मेन प्रॉब्लम थी ना, मतलब मेन प्रॉब्लम क्या, मेन जो एक फैक्टर था जिस पे ये काम कर रहे थे, वो ये था कि ये एक कंपनी को लॉन्ग टर्म सीआरएम, यानी कि लॉन्ग टर्म सीआरएम का मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म में कस्टमर्स दिलाएं, यानी कि आगे आने वाले टाइम में कस्टमर बढ़ते रहें, कस्टमर की वैल्यू बढ़ती रहे, रिटेंशन बढ़ता रहे, ये इनका मेन एम था। ठीक है, ये जो एम था ना गार्टनर का, ये था। सो इन्होंने बोला कि सोशल वर्थ उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनेगा। तो अपना आपका जो विजन है उसमें आप सोच लो कि यार हम प्रपोजिशन वैल्यू का ऐसा दे रहे हैं, अगर आप सोशल वर्थ अपना हमें कैसे बनाना है, ये सब भी आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ, क्लैरिफाइड हो गया सोशल वर्थ क्या होती है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने अगर देखा हो, देखो क्या बोलूँ इसको अब, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो कई लोग यहाँ पे बीइंग 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 सोशल करके, ऐसा सपोज करो मैंने कुछ कर दिया,
और मैं अपनी यहाँ पे इमेज बढ़िया बनाने के लिए बीइंग सोशल करके कोई एक बहुत बढ़िया एनजीओ चलाने लगता हूँ। उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है, ठीक है? मैंने यहाँ पे कैंसर वाले लोगों की हेल्प करी और बहुत बढ़िया मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी इमेज अल्टरनेटली क्या होगा, जैसे मैंने कुछ काम कर दिया, ठीक है? मेरी कंपनी जैसे सपोज़ करो पहले गंदा काम करती थी, उसकी जो है यहाँ पे वैल्यू नीचे जा रही थी। लेकिन अब मैंने क्या कहा, मेरी कंपनी तो बीइंग सोशल नाम की एक एनजीओ भी चला रही है। इससे हम बहुत सारी हेल्प करते हैं, लोगों को दिखने लगा कि अरे भाई हेल्प हो रही है लोगों की। तो इससे क्या होगा, कंपनी की इमेज धीमे-धीमे ऊपर होगी, कंपनी की, पर्सन की, अगर आप रिलेट कर पाओ तो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो सोशल वर्थ जो है ना, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट प्ले करती है। तो समझ रहे हो इनका जो मॉडल था, इन्होंने कितने अलग एस्पेक्ट पे बात करी गार्टनर ने, ठीक है? इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। और ये तो हो गया इनका पहला पॉइंट। एक्चुअली मैं पहला पॉइंट मैंने थोड़ा-सा जो सीआरएम का विज़न है ना, ये हमें थोड़ा-सा अच्छे से समझना था, क्योंकि गार्टनर का जो मेन जो एक एम है ना, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है बाकी सब मॉडल से। क्योंकि बाकी सब मॉडल में जो बात हो रही है, वो हो रही है कस्टमर को टारगेट करो, ये करो, वो करो। लेकिन जो गार्टनर थे ना, वो बोल रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म में अपने कस्टमर वैल्यू को बढ़ाओ। लॉन्ग टर्म में ऐसा बनाओ कि कस्टमर आपसे छूट के जा ही ना सके, ठीक है? तो इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स दिए थे, अपने कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए थे। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीआरएम बोला जाता है। इससे आपका क्या बन रहा है, टाइम टू टाइम सीआरएम बन रहा है। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ गए हो ना, तो आपको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। अल्टीमेटली समझ में आएगा, क्योंकि हमारा ये जो विज़न है इनका पूरा का पूरा गार्टनर का, वो यही है कि हम धीमे-धीमे अपना सीआरएम बिल्डअप करें, ठीक है? समझ गए? तो ये वाला सीआरएम विज़न हमने थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में देखा, चीज़ें समझने की इसमें कोशिश करी है। बाकी चीज़ें इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लल्लू-पंजू है, ये एक बार में खत्म करेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में। और आपको मैं अब रियल जो सीआरएम है, इसकी डेफिनिशन भी बताता हूँ, गार्टनर ने क्या दी है रियल डेफिनिशन। अच्छा, एक चीज़ बताना ज़रा मुझे यार, कि मैंने आपको इक्विटी समझा दिया कि इक्विटी क्या होता है? कमेंट करके बताना ज़रा एक बार, इक्विटी समझ गए हो, क्या आता है कि इक्विटी क्या होता है? क्योंकि हमें थोड़ा इसका भी यूज़ करना पड़ेगा। और ख़ैर ये सारी चीज़ें हैं, मैट्रिक्स वाला पॉइंट आपका ऑलरेडी कवर्ड है, बस इसमें 1-2 एडिशनल पॉइंट है, ये कराने हैं, तो हमारा ये मॉडल फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको अब चीज़ें क्लैरिफ़ाई होंगी कि गार्टनर का मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये मॉडल अलग है सबसे। और इसके बारे में आपको 2 पॉइंट और अलग से कल समझाता हूँ, ठीक है? तो फ़िलहाल ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और ये दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है मुझे, समझ रहे हो? ये है डबल मेहनत वाला लेक्चर। ख़ैर, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, तो नहीं है, अब नहीं है तो नहीं ही है। रिकॉर्ड दोबारा करनी ही पड़ गई, है ना? अब अगर मैं ये सोच के बैठा रहता कि यार फिर से कैसे करें, फिर से कैसे करें, मुझे ना एक्चुअली थोड़ा-सा बड़ी दिक्कत लगती है यार कोई चीज़ बार-बार करने में। ख़ैर, और आपको और एक चीज़ और यार, मुझे क्या मेरी आदत क्या है ना, मेरे मन में जो आता है मैं बोलता हूँ। मैंने देखा कई लोग क्या होते हैं कि थोड़ा-सा बच्चों के सामने अलग टाइप रहते हैं, थोड़ा-सा जो है वो अलग रहते हैं, बट मुझसे ऐसा नहीं हो पाता। मैं जैसा हूँ वैसा ही आपको सुनाई देगा, ठीक है? चलो ख़ैर यार, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मेहनत से पढ़ते रहो सभी लोग, ठीक है? वर्ड्स पे ध्यान देना मेरे, और क्या बोल रहा हूँ, कंटीन्यूअसली वर्ड्स पे ध्यान देते रहो। कंटीन्यूअसली मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, मतलब मैंने जितना डाटा फटकारा 1-2 वीडियोज़ में और ऑडियो में, तो ख़ैर उसका फ़र्क पड़ रहा है। चलो ख़ैर, ये बढ़िया बात है। एंड करते हैं सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। एंड अच्छे से पूरा जितना पढ़ाया है ना आज गार्टनर के बारे में, पूरा रिवाइज़ करके आना अगले लेक्चर में। आई बात समझ में? चलो, बाय बाय।